चेक चेक चेक। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जो सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम जैन 2026 में लिखने वाला है। दोस्तों, आप लोगों के आईसीआई ने जो आरटीपी रिलीज किया है उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस है जो आप लोगों को जरूर देख करके जाने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा आरटीपी करवाऊंगा, बट ऑन अ ब्रॉडर सेंस में आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो नए हैं, जिसमें कुछ यूनिक एडजस्टमेंट्स हैं। और इसमें ब्लॉक असेसमेंट का भी एक क्वेश्चन आ रखा है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट इस आरटीपी को करेंगे बहुत ज्यादा समय दिए बिना। अगर आप इस वीडियो को रोक करके आप लोग खुद से भी आरटीपी पूरा देखना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया। बट एक बार मेरे साथ भी सॉल्व कर लोगे तो बात वैसी ही पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे करीबन 12 से 13 एमसीक्यूज है, तो पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सर, पहला वाला एमसीक्यू जो है वो केस स्टडी बेस्ड है, पर आप लोगों को पहले केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस होते हैं सर। तो आप क्वेश्चन पढ़ो और रेलेवेंट आंसर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सर क्या कहते हैं, वेदर एनी टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन परचेज ऑफ अपार्टमेंट बाय मिस्टर जीवन एंड शिवम। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड कहां पे पॉइंट दिया हुआ है आप देखो यहाँ पे। पॉइंट लास्ट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। आप मेरे साथ पढ़ो। ऑन सेकंड 12th March 2025 जीवन एंड शिवम परचेज्ड एन अपार्टमेंट टुगेदर फॉर 70 लाख रुपीस, 35 lakh rupees each. The stamp duty value is 48 lakh rupees. The consideration includes 2 lakhs towards car parking and 50,000 towards maintenance fee. तो दोस्तों, आप लोग समझो कि टीडीएस कौन से वाले सेक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये टीडीएस इमूवेबल प्रॉपर्टी 194 आईए वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको टीडीएस काटना पड़ता है अगर आपका कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से कोई भी चीज 50 लाख रुपए से ज्यादा चले जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर दो लोग मिलकर के खरीद रहे हैं तो 50 लाख का लिमिट दोनों के लिए अलग अलग नहीं होगा, दोनों का मिला के एग्रीगेट देखेंगे 50 लाख का लिमिट क्रॉस हो रहा है क्या। तो यहाँ जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो कितने की है, 70 लाख रुपए की। उसमें सारी चीजें ऐड करी जाती है, मेंटेनेंस, कार पार्किंग वगैरह सब कुछ ऐड करके कितना हो गया, ऐड करके 70 लाख हो गए। तो 70 लाख रुपीस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर पे देखो सर, टीडीएस कितना काटोगे। नो टैक्सेस डिडक्टेबल, नहीं सर। यस, टैक्सेस डिडक्टेबल ऑन 1% ऑन कंसिडरेशन पेबल एक्सक्लूडिंग कार पार्किंग, नहीं सर, सब इंक्लूड होगा। नो टैक्सेस नॉट डिडक्टेबल, नहीं सर। यस, टैक्सेस डिडक्टेबल ऑन 1% इंक्लूडिंग एवरीथिंग। द ऑप्शन डी शुड बी योर आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाओ सेकंड क्वेश्चन सर, व्हाट विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्लॉक पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 158 बी। दोस्तों, ब्लॉक असेसमेंट का यही वाला क्वेश्चन है, सुनो मेरी बात। जिस दिन आपका सर्च का लास्ट डे होता है, जिसको हम कहते हैं लास्ट डे ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ द सर्च, जो क्या होता है, जो बेसिकली पंचनामा में डेट होता है, उस डेट के पहले के 6 साल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक पीरियड बोलते हैं। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, आप समझो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट रोहन मेहता इज अ प्रॉपर्टी डीलर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ अपार्टमेंट। सर्च हुआ सेक्शन 132(2) में, जो 10th दिसंबर को सर्च शुरू हुआ। द लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 18th दिसंबर। उसमें सर लास्ट ऑथराइजेशन 18th दिसंबर पे हुआ। तो मेरे को बताओ आपके पहले के 6 साल क्या माने जाएंगे। दोस्तों, क्या आप लोग एक बार मुझे बताओगे, आप लोग क्या चैट पे एक बार मुझे बताओगे, एक सेकंड में लाइव हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर, एक बार क्या आप मुझे चैट पे बताओगे कि क्या माना जाएगा सर। जरा बताइए क्या माना जाएगा आपका ये आपका ब्लॉक पीरियड क्या माना जाएगा, बताना सर। सर 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 सर। हाँ जी। सर, आप ब्लॉक पीरियड कितने समय का देखते हो, आप ब्लॉक पीरियड कितने समय का देखते हो, बताना जरा चैट पे। हाँ, मैं वेट करूंगा। सर, मैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हो मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं। बोल ना, कितने समय का ब्लॉक पीरियड देखूंगा। जरा बताओ ब्लॉक पीरियड कितने साल, 6 साल पहले का सर। तो मेरे को बताओ कैसे 6 साल पहले कैसे जाऊंगा मैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करूंगा मैं। 3 साल पहले बोलते हो, जाने दो इधर आओ। सर, आप कैसे देखोगे, देखो आपका इस साल का सर्च जो है, इस साल का सर्च जो है वो खत्म हुआ 18 दिसंबर को, शुरू 10th दिसंबर को हुआ था। आप कौन से डेट तक देखोगे सर, 18 दिसंबर तक। तो आप देखो 18 दिसंबर ये पूरा साल, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 18 दिसंबर, ये तो आएगा ही आएगा। साथ में पिछले कितने साल तक जाओगे, पीछे कहां तक जाओगे सर आप। तो आप समझो सर, आपको पीछे जाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 23 24, उसके बाद 22 23 21 22 20 21 19 20 19 20, और उसके बाद 18 19 1 2 3 4 5 6। सर, आपका प्रीवियस ईयर 18 19 से लेकर के अभी तक, यानी कि असेसमेंट ईयर 19 20 से लेकर के अभी तक का आपका ब्लॉक पीरियड होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका ब्लॉक पीरियड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पूछता है, विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक असेसमेंट मिस्टर रोहन मेहता रिसीव द फॉलोइंग डिफरेंट ओपिनियन। सर, ब्लॉक असेसमेंट में क्या होगा, सबसे पहला, पेंडिंग असेसमेंट फॉर प्रीवियस पुराने साल का ऑन दिस इनिशिएशन शैल अबेट
पेंडिंग असेसमेंट खत्म हो जाएगा। दूसरा कहते हैं पेंडिंग असेसमेंट फॉर दिस ईयर ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन शैल कंटिन्यू एंड बी कंप्लीटेड अंडर द सेट सेक्शन। सर पेंडिंग सेक्शन असेसमेंट का क्या होगा? नेचुरली वो अपडेट हो जाएगा सर। उसके बाद टोटल इनकम ऑफ 1.50 करोड़ शैल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैब रेट। आपको पता होना चाहिए सर, ब्लॉक असेसमेंट में जो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पता चलता है वो 60% पे टैक्सेबल होता है। क्या ये 1.05 करोड़ क्या है पता है? अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1.05 करोड़। द असेसिंग ऑफिसर आफ्टर कंसीडरिंग एविडेंस डिटरमाइन टोटल इनकम ऑफ 1.5 करोड़ एंड प्रोसीडेड टू लेवी टैक्स। तो आप क्या रेट पे लेवी करोगे सर? आप 60% पे लेवी करोगे, तो ये थर्ड वाला पॉइंट गलत है। द टोटल इनकम शेल बी टैक्सेबल एट 60% प्लस सरचार्ज, ये सही है। पेनल्टी अंडर 270 ए शेल बी एप्लीकेबल। सर मैं आपको बता दूं, जब आप ब्लॉक असेसमेंट करते हो तो 234 ए बी सी का इंटरेस्ट और 270 ए का पेनल्टी ये आपको एप्लीकेबल नहीं होता है, ऐसा साफ साफ इन्होंने लिखा है। तो ये पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, तो आपके लिए ऑप्शन 1 और 4 करेक्ट है। 1 और 4 मतलब क्या सर? सी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। सी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों वेदर द इंटरेस्ट लेविड बाय द असेसिंग ऑफिसर ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज करेक्ट। सर अगर आप केस देखोगे तो यहाँ पे आगे इन्होंने क्या लिखा है? एट द रेट एप्लीकेबल अलोंग विद सरचार्ज एंड सेस ही आल्सो लेविड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% ऑफ द टैक्स। तो आपको पता होना चाहिए सर, इंटरेस्ट जो है साफ साफ 2% नहीं है, 1.5% का है। तो यस सर, इंटरेस्ट 2.5% इज करेक्ट। नो सर, नो इंटरेस्ट ऑफ 1.5% शेल बी लेविड ऑन टैक्स कैन बी लेविड एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अच्छा सर, इंटरेस्ट कब से लगेगा? जिस दिन से आपका, सुनना मेरी बात ध्यान से, इंटरेस्ट कब से लगेगा? फ्रॉम कैन बी लेविड फॉर एवरी मंथ और पार्ट फॉर अ पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट। अगर तुमने क्या किया, टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो जब आपका असेसमेंट खत्म होता है तब तक के लिए आपको भरना पड़ेगा, या जब तक आप रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरते तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सर आपको असेसमेंट के खत्म होने तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये इसकी खास बात है। आपको इंटरेस्ट वाला प्रोविजन ध्यान होना चाहिए। 1.5% आपको 60 डेज के बाद से लेके जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ जीवन? ये बायबैक वाला पॉइंट देख लो सर। बायबैक वाला अमेंडमेंट आया तो सुन लो सर। ऑन 20 मार्च एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बॉट बैक 50,000 शेयर्स इंक्लूडिंग 500 शेयर्स फ्रॉम जीवन फॉर 1250 पर शेयर्स, एंड जीवन उसको 200 रुपए में खरीदा था। तो बहुत सिंपल है सर। सर 500 शेयर्स का बाईबैक हुआ है 1250 रुपए में, तो ये कितना हो गया? 6,25,000। ये आपका क्या मान लिया जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा अंडर टू क्लॉज 22F। और दूसरी तरफ सर, ये जो 200 रुपए पर शेयर का लॉस हुआ है, यानी कि 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, इसको आपका कैपिटल लॉस माना जाएगा। तो क्वेश्चन का इसका आंसर क्या है सर? आप देखो, इसका आंसर आ जाएगा सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1 लाख रुपए का और डीम डिविडेंड आपका 6,25,000 का अराइज होगा। याद है आपको बाईबैक में अमेंडमेंट था, उस अमेंडमेंट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है दोस्तों। इसके बाद आगे चलेंगे सर। आगे वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप समझना मेरी बात ध्यान से सर। केस सिनेरियो 2 सिंपल है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। क्या कहता है? अमित वर्मा करके एक पर्सन है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है सर, वो दुबई में रिसाइड करते हैं। हाउएवर इन ऑर्डर टू एक्सपैंड कंसल्टेंसी प्रोफेशन ही कीप्स ऑन विजिटिंग इंडिया फ्रीक्वेंटली। और वो विजिट करता है इंडिया 90 डेज, 65 डेज, 70 डेज, 80 डेज इन द लास्ट 4 ईयर्स। तो लास्ट 4 दिन के मिला के कितना हुआ सर? 90 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 80। सर लास्ट के 4 साल मिला के 305 दिन हुए, ठीक है। उसके बाद सर करंट ईयर में अगर आप देखोगे, ही स्टेड इन इंडिया फॉर 135 डेज। अच्छा, अभी भी 135 डेज पे स्टे किया, ठीक है सर। मेरे को एक बात बताओ, रेसिडेंशियल स्टेटस या तो 182 डेज, या फिर सर आप 160 डेज या उससे ज्यादा स्टे कर रहे हो, और पिछले 4 साल में 365 डेज। सर पिछले 4 साल में 365 डेज तो नहीं है, तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। सर क्या आपको डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा? डीम्ड रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या था? अगर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, कहते हैं इंडिया में पैसा कितना कमा रहे हैं? 9 लाख रुपए फॉर कंसल्टेंसी सर्विस, 2,15,000 का डिविडेंड इनकम और 18 लाख एज रेंटल्स फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मुंबई। तो आप समझो राजा, 18 लाख 9 लाख मतलब 15 लाख से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। तो सर अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, तो आपको डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाता है। बट सर वो प्रोविजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं ना, कहीं और का नहीं है और इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तो उसको इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट मान लिया जाता है। आर बट एन आर। पर यहाँ पे सर वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो राजा, अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या प्रोविजन आएगा सर? अगर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो इसको क्या मान लिया जाएगा? इसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे दोस्तों। ये आर ओ आर भी नहीं बनेगा, आर एन ओ आर भी नहीं बनेगा, टीम रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, व्हाट विल बी द टीडीएस टीसीएस इंप्लीकेशन ऑन परचेज ऑफ अ कार बाय मिस्टर अमित इन द फाइनेंशियल ईयर? सर मिस्टर अमित जो एक नॉन रेसिडेंट है, वो अगर एक कार खरीदेगा, तो आपको पता है ना सर, कार पे क्या लगता है? टीसीएस लगता है। तो टीसीएस लगता है 206C1F।
टीसीएस लगेगा सर कितने का, 1% का ऑन फुल वैल्यू ऑफ द कार, अगर 10 लाख से ज्यादा की कार है। सर कौन सी कार खरीदी इसने, देखो फॉर कन्वीनियंट ट्रैवल उसने कार खरीदा 11 लाख रुपए का। सर 11 लाख रुपए का कार खरीदा, तो पूरे 11 लाख रुपए पे, पूरे 11 लाख रुपए पे नहीं, इस पे नहीं, पूरे 11 लाख रुपए पे आपका टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सर व्हाट विल बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमित, ये बहुत सिंपल है सर। अमित की इनकम आप देख लो राजा, अमित ने क्या क्या कमाया है। अमित याद रखना नॉन रेसिडेंट है सर, उसने कमाया है 9 लाख रुपए कंसल्टेंसी से, डिविडेंड इनकम 2,15,000, 18 लाख रुपए का रेंटल इनकम कमाया है, और 23,50,000 उसने दुबई में कमाया, पर दुबई में उसको टैक्स नहीं लग रहा, और उसने 2400 डिविडेंड इनकम कमाने में भी लगाया। तो सिंपल है सर, मेरे को बताओ 9 लाख रुपए कंसल्टेंसी से कमाया, तो वो 9 लाख रुपए इसकी इनकम हो गई, ठीक है। वो 9 लाख रुपए इसकी इनकम हो गई कंसल्टेंसी की। उसके अलावा डिविडेंड इनकम 2,15,000, वो डिविडेंड इनकम 2,15,000 की इनकम हो गई। सर क्या डिविडेंड में 2400 का डिडक्शन मिलेगा? याद करो सर, सेक्शन 57 क्या कहते हैं, डिविडेंड इनकम के सामने अगर आपने कोई पैसा बोरो किया है और उसका इंटरेस्ट का खर्चा है, तो अप टू 20% का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन कोई और खर्चा अलाउ नहीं होगा सर। तो डिविडेंड इनकम के 2400 रुपए का डिडक्शन नहीं देंगे। आगे इन्होंने एक और चीज लिखा है सर, हाँ, इसने 2,50,000 कंसल्टेंसी प्रोफेशन के लिए भी दिया है, तो 9 लाख में से 2,50,000 कम कर दो कंसल्टेंसी का, और इसको 18 लाख रुपए रेंटल इनकम मिले सर, मतलब 18 लाख रुपए में 30% कम कर दो, तो ये तीनों मिला के कितना हो रहा है सर, 9 लाख रुपए में 2,50,000 कम किया, प्लस 2,215,000, 8,65,000 ये हो गया, ठीक है। और 18 लाख रुपए में मैं 30% माइनस कर दूंगा, तो कितना आ गया मेरा, 12,60,000 प्लस 8,65,000, तो मेरे को आ रहा है 2125,000। कुछ और छूटा क्या? सर क्या ये दुबई वाली 23,50,000 टैक्सेबल होगा? नहीं टैक्सेबल होगा राजा, क्योंकि आप लोग दुबई एनआर हो, तो इंडिया में वही टैक्सेबल है जो आप इंडिया में कमा रहे हो। कुछ गड़बड़ किया मैंने। 2,50,000 आपने कंसल्टेंसी प्रोफेशन का दिया, और आपने 2400 ये कमा लिया, 9 लाख, 2,15,000 का डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम है, ये रिसीट की तो बात ही नहीं है, और 18,000 मेरे कैलकुलेटर की प्रॉब्लम है, रुको। हम्म, बोलो सर, क्या जवाब आ रहा है आपके हिसाब से? हाँ, बोलो 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 बोलो, बोलो बोलो बोलो, क्या जवाब आ रहा है रजा आपके हिसाब से? बोलो, कितना आया जी? सर 23,15,000 आ रहे हैं, 23,15,000 आ रहे हैं। आप देखो टोटल इनकम में आपका, सर ये टोटल इनकम पूछा है, टैक्स लाइबिलिटी निकालने नहीं बोला है आपको, आपका टोटल इनकम पूछा है, तो आपको टीसीएस वीसीएस किसी चीज का दिमाग नहीं लगाना है। आप समझो यहाँ पे आपका, आपके सारे इनकम दिए हुए हैं, तो आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना है। 9 लाख कंसल्टेंसी का हो गया, डिविडेंड इनकम 2,15,000 का हो गया, और उस तरीके से सर आपका सारा इनकम हो गया। यहाँ पे आपका खर्चा दे रखा है इंडिया में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो दोस्तों, बोलो 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 बोलो। यार तुम लोग भी सॉल्व करो ना थोड़ा सा। हाँ, तुम लोग भी सॉल्व करो ना राजा थोड़ा सा। बोलो। जसीमा बेगम, बोलो। अभिषेक सिंह इसका जवाब दे भाई, पक्का आगे बढ़े। सर उसके बाद मेरे को ये बताओ, व्हाट विल बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अमित, इग्नोर टीसीएस, टीसीएस और एनी अदर कलेक्टेड इनकम, बाकी सब इग्नोर करके बताओ उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी। सर मेरे को बताओ टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, उसकी इनकम कितनी की आई सर, 23,15,000 की इनकम आई। वेरी इंपॉर्टेंट सर, आप एनआर की टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हो, आपको समझना पड़ेगा एनआर को किस किस तरह का इनकम आया है। सर देखो, आप एनआर को, एक तो आपका कंसल्टेंसी प्रोफेशन से इनकम आया है, एक उसको डिविडेंड इनकम आया है, और 18 लाख रुपए का रेंटल इनकम आया है उसको, ठीक है। 18 लाख रुपए का उसका रेंटल इनकम आया है। आप मेरे को बताओ सर, उसको आगे आप चल करके देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा, आप देखो यहाँ पे कैपिटल गेन भी हुआ है, 4,25,000 और 6 लाख, यही वाला डिफरेंस था। उसको 6,15,000 रुपए में उसने बेचा है, और 4,25,000 में उसने खरीदा है, तो 1,90,000 का कैपिटल गेन भी हुआ है, यही जो हमारे टोटल इनकम में मिसिंग था। तो आप समझो इसका कैपिटल गेन भी आया है आपको। आप मेरे को बताओ टैक्स कितना लगेगा, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ सर, देखिए सबसे पहले एनआर के लिए समझना, 23,15,000 के इनकम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा सर 3 पार्ट में। आप समझो सबसे पहला पार्ट क्या है, आप सबसे पहले इसको बताओ आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, 1,90,000 का,
1,90,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। आप देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब हुआ है सर? उसने बेचा है 24 दिसंबर 2024 को। अगर उसने 23 जुलाई के पहले बेचा होता तो रेट अलग होता। अभी उसने कब बेचा है? 24 दिसंबर, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में उसको 111 लग जाएगा सर। उसको 20% का टैक्स रेट लग जाएगा। दूसरा सर, आपको पता होना चाहिए एनआर को अगर डिविडेंड इनकम आता है तो उसमें भी टैक्स रेट कम है। उसको डिविडेंड इनकम कितने का आया है सर? 2,15,000, तो उसके 2,15,000 रुपए भी टैक्स रेट कम है। 20% का टैक्स रेट है। और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर कितना है सर? 23,15,000 माइनस 2,15,000 माइनस 1,90,000 इज इक्वल टू 19,10,000 पे उसको नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। कौन सा वाला स्लैब रेट? वो स्लैब रेट जिसमें 15 लाख रुपए तक 1,40,000 का टैक्स रेट लगता है। तुम्हारा जो रेगुलर स्लैब रेट है। तो आप समझो सर, पहले 19,10,000 में निकालता हूं मैं। 19,10,000 माइनस माइनस 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,40,000, तो मेरे को टैक्स आया यहाँ पे 2,63,000। ठीक है दोस्तों। बाकी जो दोनों अमाउंट 2,15,000 का डिविडेंड है उस पे 20% का टैक्स लूंगा। और जो 1,90,000 का डिविडेंड है उस पे भी 20% का टैक्स लूंगा। तो मेरे को टोटल 81,000 आया। 81,000 प्लस 2,63,000 इंटू 1.04 सरचार्ज, तो मेरे को 357760 आया सर। मेरे को 357760 आया। तो यहाँ पे खास बात क्या है, एनआर के टैक्सेशन के लिए इनको रेट्स अलग निकालने पड़ेंगे, डिविडेंड के और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है और एनआर के डिविडेंड में आपको 112 जो लगेगा आपको, वो सेक्शन, और वहां पे आपको 20% आ जाएगा, 115 जो है। समझे तुम मेरी बात? सर ये क्या हो गया? ये आप लोगों का बेसिक एनआर टैक्सेशन का रेट हो गया। उसके बाद दोस्तों, क्या अपडेटेड रिटर्न की बात हो रही है। अपडेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हो? असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल के अंदर। अब देखो सर, यहाँ पे क्या लिखा है, while collecting information for assessment year 25-26, Amit Verma noticed that he has failed to claim a refund of 10,000 rupees representing TDS 22 claim। तो उसका प्रीवियस ईयर 22-23 के बारे में वो अप्रोच करके पूछ रहा है क्या अपडेटेड रिटर्न 22-23 का अभी भर सकते हैं। सर फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, और अभी क्या है 24-25 या 25-26 तक भर सकते हैं। लेकिन सर आपको पता होना चाहिए अपडेटेड रिटर्न रिफंड निकले नहीं भर सकते। आप किसी भी तरह के रिफंड निकले आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। इसलिए यहाँ पे सर भले दिखा रहे अपडेटेड रिटर्न, तो सर यहाँ पे आंसर क्या होगा? नो अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग रिटर्न इवन इफ 24 मंथ्स हैज नॉट लैप्स्ड। सो इजी क्वेश्चन सर, ऑप्शन में अच्छे से याद दिला दिया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। आपको याद होगा सर, एक तरफ 194 क्यू होता है, सुन लो ध्यान से, और एक तरफ 206 सी 1H होता है। क्या कहता है सर 194 क्यू? अगर एक बायर है और एक सेलर है, बायर अगर सेलर से माल खरीद रहा है और उसको अगर पेमेंट कर रहा है 50 लाख से ज्यादा, और इसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, या इसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। और अगर नहीं, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। पर दोस्तों याद रखना, टीडीएस के लिए क्या एक्सेप्शन है? टीडीएस के लिए बोला ये गया है कि अगर, टीडीएस के लिए कहता है कि अगर सेलर जो है वो आईएफएससी बेस्ड सेलर है, तो फिर उस केस में आप टीडीएस उसका नहीं काटो। अगर आईएफएससी का सेलर है तो टीडीएस नहीं काटोगे। ठीक है। टीसीएस के लिए क्या कहता है सर? अगर आईएफएससी बेस्ड बायर है तो आप टीसीएस नहीं कलेक्ट करोगे। टीडीएस के लिए सेलर आईएफएससी वाला होना चाहिए तो आप टीडीएस नहीं काटोगे। टीसीएस के लिए बायर आईएफएससी वाला होना चाहिए तो आप टीसीएस नहीं कलेक्ट करोगे। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है सर, ध्यान से देखो। इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, एक ग्लोबल करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर, वो बायर है। उसने किससे बाय किया सर? उसने बाय किया फिनटेक सॉल्यूशन से। फिनटेक कहाँ पे है सर? वो आईएफएससी में लोकेटेड है। तो मतलब बायर कौन है? फिनटेक ग्लोबल, और सेलर कौन है? फिनटेक। सेलर कौन है सर? सेलर आईएफएससी यूनिट है। उसमें सर कितने का परचेज किया? 63 लाख का। फिनटेक का टर्नओवर कितना है? 11.5 करोड़, और ग्लोबल का 15 करोड़। तो दोनों का लिमिट, टर्नओवर का लिमिट 10 करोड़ से ज्यादा है, मतलब टीसीएस भी लग सकता है, टीडीएस भी लग सकता है। पहला सवाल है सर, टीडीएस लगेगा क्या 194 क्यू वाला? तो दोस्तों क्योंकि सेलर यहाँ पे आईएफएससी है, तो उसके पैसे नहीं काटोगे आप, तो टीडीएस नहीं लगेगा। पर क्या सर टीसीएस लगेगा 206C1H वाला? तो दोस्तों बायर यहाँ पे आईएफएससी नहीं है, तो इसलिए बायर आईएफएससी नहीं है तो 206C1H लगेगा, तो यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे सर ऑप्शन देखो क्या है, फिनटेक सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एट 0.1% ऑफ 13 लाख, जो एक्सेस अमाउंट है, क्या आप उसमें टीसीएस कलेक्ट करोगे? द आंसर इज यस। क्योंकि भले आप आईएफएससी हो, पर बायर जो था वो आईएफएससी नहीं है, तो आप टीसीएस कलेक्ट करोगे। सर ये अमेंडमेंट आया था, आपको याद है आईएफएससी वाला पोर्शन? तो ये अमेंडमेंट में क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद कहते हैं फिनटेक सॉल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। ये सब ऑप्शन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं बचते हैं। एक बार रिवीजन करना उस कॉन्सेप्ट का, उस अमेंडमेंट का, आपको ध्यान आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
उसके बाद दोस्तों प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, ओके, ओके दोस्तों सुनो। दोस्तों कहते हैं एबीसी लिमिटेड वाज मर्ज्ड विद एक्सवाईजेड लिमिटेड पर्सुएंट टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट डेटेड 10th अगस्त। एक्सवाईजेड लिमिटेड हैज ऑलरेडी फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम ऑन असेसमेंट ईयर 25-26 बिफोर द डेट ऑफ ऑर्डर। On the date of High Court order, the assessment was pending order under Section 143(3). Which of the following are compliance obligation on the successor entity, and what is the fate of the pending assessment due to the merger? याद है आप लोगों को एक बहुत अनोखा सेक्शन होता था 170 है, जो कहता है कि जब आपका मर्जर होता है तो मर्जर के बाद आपको मॉडिफाइड रिटर्न भरना होता है और उस मॉडिफाइड रिटर्न के बेसिस पे ऑर्डर पास करता है आपका एओ। तो यहाँ पे सर मेरे को बताओ क्या क्या सही है सर। पहला वाला पॉइंट देखो, द असेसिंग ऑफिसर विल प्रोसीड टू कंप्लीट द असेसमेंट इन लाइन विद द ऑर्डर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन मॉडिफाइड रिटर्न। यस सर। XYZ Limited has to furnish a modified return within 6 months from the end of August। हाँ सर, एंड ऑफ मंथ से 6 महीने के अंदर मॉडिफाइड रिटर्न भरना पड़ता है, ये भी यस है। तो अब समझो पहले वो मॉडिफाइड रिटर्न भरेगा और फिर असेसिंग ऑफिसर मॉडिफाइड रिटर्न के दम पे वो अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। The pending assessment will abate? No, sir. XYZ has to furnish modified return within 6 months from the date of 10th August। नहीं सर, एंड ऑफ मंथ से 6 महीना, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। वन और टू, वन और टू का कौन सा सही है सर? सी सही है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ सर। सर क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, पीजीबीपी का क्वेश्चन है, आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक भी नया पॉइंट नहीं है। खास करके डेप्रिसिएशन का पॉइंट आ सकता था, उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। पर ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, आप इसको एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हो। पर इसमें एक नया क्वेश्चन है जो मैं तुमको बता देता हूँ। सर मैंने आपको कल एक वीडियो करवाया था यूट्यूब पे जुडिशियल अपडेट का। जुडिशियल अपडेट में मैंने आपको एक केस लॉ करवाया था फ्रंटियर सिस्टम्स का। उस केस लॉ पे उस सेम केस लॉ पे यहाँ पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात ध्यान से। सर सेक्शन 43 बी क्या कहता है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट का खर्चा है तो आप उसको अगर पेमेंट करोगे तो ही आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, वरना आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। पर सर अगर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अच्छा आपने उस इंटरेस्ट को पेमेंट की जगह लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं सर, जब आप उस लोन का पेमेंट करोगे ना तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पर सर यहाँ पे केस क्या हुआ था, इंटरेस्ट जो है उसको लोन की जगह सर इक्विटी में कन्वर्ट किया गया था। सवाल ये है क्या इसका डिडक्शन मिलेगा आपको कि ये इंटरेस्ट का डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा? तो इस पे सर फ्रंटियर सिस्टम का केस लॉ क्या बोलता है कि भैया अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तो अब आपकी लाइबिलिटी तो सीज टू एग्जिस्ट होगी। अब आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बचती क्योंकि आपने इक्विटी इशू कर दिया। तो क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं बचती तो उसको पेमेंट मान लिया जाएगा और उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर, पर ये हाईकोर्ट का जजमेंट है। आप देखो पॉइंट नंबर 5 उसी बारे में है, सेम केस लॉ से रिलेटेड है, और अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है सर, लेकिन इसमें ना इन्होंने 115 बीडब्ल्यूए भी पूछा है। तो आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर बीडब्ल्यूए के हिसाब से भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या होता है सर बीडब्ल्यूए में? अच्छा बीडब्ल्यूए में आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, आपको देखना चाहिए। सर उसके अलावा आपको बीडब्ल्यूए में साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। उसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में और क्या रिलेवेंट है, ये हो गया, ये हो गया, बस उसके अलावा कोई खास बात नहीं है सर। आपको टैक्स रेट का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बस उसके अलावा कोई खास बात नहीं है। बाकी जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स है ना वो मैंने पीजीबीपी मास्टर क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर लिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे ना एक एमएसएमई वाला पॉइंट भी है, सुन लो मैं तुमको एमएसएमई वाला पॉइंट याद दिला दूं। सर कभी भी अगर एमएसएमई का इनवॉइस है ना, तो जितने दिन के अंदर पेमेंट करने बोला है, मान लो 30 डेज का टाइम लिमिट है, तो उतने दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो जिस दिन का इनवॉइस है उस समय डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपने उस दिन पेमेंट उस 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया या 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो जिस साल आप पेमेंट करोगे ना, मान लो आप अगले साल पेमेंट करते हो तो उसका डिडक्शन अगले साल ही मिलेगा, फिर भले आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के पहले पे कर दिया, पर जब पेमेंट करोगे उसी साल डिडक्शन मिलेगा, अगर आप टाइम लिमिट के अंदर पे नहीं करते हो तो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ट्रस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इन दोनों को मैंने सी कैटेगरी डाला है, पर एक थर्ड पॉइंट है जो वापस इजी क्वेश्चन है सर, आपको मैं सिर्फ समझा देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आपको याद होगा एग्जिट ऑप्शन, एग्जिट टैक्स क्या होता है? अगर एक ट्रस्ट है वो किसी ऐसे ट्रस्ट के साथ मर्ज हो रही है जिसका ऑब्जेक्टिव सिमिलर नहीं है, या जो ट्रस्ट खुद रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, उस केस में आपको एग्जिट टैक्स लग जाता है। पर सर आपको पता है एक अमेंडमेंट आया था, एक सेक्शन 12 एसी ऐड हुआ था जो क्या बोल रहा था, अगर एक ट्रस्ट एक ऐसे ट्रस्ट के साथ मर्ज होगा जो अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकती है, जो जिसके ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी सिमिलर है, अगर आप अपने सिमिलर ट्रस्ट से अगर मर्ज करोगे तो आपको एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। करेक्ट, ये क्वेश्चन उसी के बारे में है सर। कहते हैं लाइट ऑफ होप चैरिटेबल ट्रस्ट हैज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है,
Now, in August 2024, a similar trust named Waterfall Or was formed. Similar trust एक बना था सर. They also provide clean drinking water. Light of Hope offers Water for All Trust to merge with them. वो बोले merge कर लेते ताकि वो लोग scale कर सके. However, they are concerned about the exit tax. तो आप लिखोगे 12 AC में लिखा है कि इनको exit tax नहीं लगेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो. सर 15th वाला क्वेश्चन जो है वो टीडीएस पे है. बेसिकली कुछ खास बात नहीं है सर. सर पहला वाला क्वेश्चन जो है वो लॉटरी वाले टीडीएस पे, लॉटरी वाले टिकट्स पे. याद है तुमको कि 15,000 से ज्यादा का अगर लॉटरी का कमीशन पे कर रहे हो तो टीडीएस काटोगे. ये उस पे है दोस्तों. ये खास बात नहीं है, पर सेकंड क्वेश्चन जो है ये 194 एस पे है. ये बहुत खास बात है, इसको जरा देखो दोस्तों. क्या कहता है रजा? कहता है स्मार्ट स्विच प्राइवेट लिमिटेड एंड इमर्जिंग इमर्जिंग फिनटेक, ठीक है, has a fintech startup based in Bengaluru operates digital platform for trading various cryptocurrency. The company has recently gained popularity among young investors due to the user-friendly उसका app and attractive offers. On 1st November, Mr. Adesh, an IT professional working, invested 1 lakh rupees. On 15th December, he transferred entire Picto coins and earned a profit of 3,47,000. सर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 194 एस क्या कहता है. आपको बिटकॉइंस वगैरह पे आपको ये क्रिप्टो करेंसी पे टीडीएस कटेगा. कितना टीडीएस कटेगा सर? 194 एस कहता है 1% का टीडीएस कटेगा ऑफ द एंटायर सम. प्रॉफिट का नहीं, आपको एंटायर सम का टीडीएस कटेगा. अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना. 1% का टीडीएस तो कटेगा, पर आप बताओ कितने अमाउंट पे टीडीएस का? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 3,47,000 पे डाल दो, पर नहीं सर. 3,47,000 प्रॉफिट है. इसका टोटल सम क्या था? इसका टोटल सम 4,47,000 आया होगा. तो इसको स्टॉक एक्सचेंज ने 4,47,504 पे किया होगा, जिसका 1% यानी कि 4,476 का टीडीएस कट के बाकी पैसा आपको मिलेगा. ये बस इतनी छोटी सी बात का ध्यान रखना. आपका जो पूरा कंसिडरेशन है ना, उसका 1% टीडीएस कटता है, ये ध्यान रखना सर. 194 एस पे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है. उसके बाद दोस्तों सर ये क्वेश्चन 16 स्वदेशी पॉलिटिक्स का केस लॉ है. स्वदेशी पॉलिटिक्स का केस लॉ आपको याद है कि अगर आप एक सीए अपॉइंट करते हो कहीं पे ऑडिट करने के लिए, आपको याद है वो स्पेशल ऑडिट करने के लिए, और अगर वो ऑडिट नहीं करता तो उसमें असेसी की गलती नहीं है. आप असेसी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं कर सकते. ये स्वदेशी पॉलिटिक्स का सेम केस लॉ है दोस्तों. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 किस पे है पता है? क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली अंडर रिपोर्टिंग पे बना है कि अंडर रिपोर्टिंग अगर हुआ तो आप पे पेनल्टी लगता है, पर क्या आप उस पेनल्टी से इम्यूनिटी ले सकते हो? क्या आप बोल सकते हो कि मैं पेनल्टी नहीं भरना चाहता क्योंकि मेरे पास रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर था? सर देखो, इम्यूनिटी वाला प्रोविजन लिखना पड़ेगा. आप अगर इम्यूनिटी में क्या होता है, आप अगर अपने टैक्सेस बराबर पे कर दो, इंटरेस्ट बराबर पे कर दो, और आप ये बोल दो कि मैं कोई अपील नहीं प्रेफर करूंगा, तो भैया अगर आप ऐसा कुछ कर लो तो आप इम्यूनिटी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो. कब सर? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ. जब आपको जब ऑर्डर आया ना कि आप पे पेनल्टी लग रही है, उसके एंड ऑफ मंथ से 1 मंथ के अंदर आप पेनल्टी के लिए, आप ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी के लिए जा सकते हो. ठीक है, तो एक बार इम्यूनिटी वाला प्रोविजन है सर, सिंपल है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. अब दोस्तों इसके बाद मेरी बात सुन लो. क्वेश्चन नंबर 18. इनका पता नहीं ऐसा क्या लाडला हो रखा है ये सेक्शन पर, ये लोग 44 सी पे भयंकर क्वेश्चंस बना रहे हैं सर. आपको याद है 44 सी क्या कहता था? याद है आपको 44 सी क्या कहता था? पढ़ो क्या सर. याद है हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर, कि अगर आप हेड ऑफिस का एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा. ब्रांच को अप टू 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम का डिडक्शन मिलेगा. क्या क्वेश्चन है सर? डेल्टा ग्लोबल आईएनसी एक फॉरेन कंपनी है जिसका इंडिया में ब्रांच है. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर के लिए, हेड ऑफिस इनकर्ड सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आउटसाइड इंडिया एंड एलोकेटेड 1 करोड़ 85 लाख टू इंडियन ब्रांच. सर खास बात इस क्वेश्चन की ये है, द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर इज लॉस. सर इस साल का एडजस्टेड टोटल इनकम लॉस आ गया तो आपको क्या करना पड़ता है? पिछले 3 साल का एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल के एवरेज लेना होता है. तो इन्होंने साफ साफ दे दिया इस साल तो लॉस है. तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? द असेसेबल एडजस्टेड टोटल इनकम एंड अदर डिटेल्स आर गिवन बिलो. इससे आपको क्या करना है सर? पिछले 3 साल का एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है. कैसे निकालोगे सर? मेरे को बताओ. ये टोटल इनकम से स्टार्ट करोगे, क्या क्या चीजें ऐड करोगे सर? मेरे को बताओ. क्या आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करोगे? नहीं सर, ये तो रीजनेबल है. अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐड करोगे? हाँ सर, इसको ऐड करोगे. सर क्या आप चैप्टर 6 ए का डिडक्शन ऐड करोगे? हाँ सर. क्या आप ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस ऐड करोगे? हाँ सर. क्या आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, हर पुरानी चीज को ऐड बैक कर दो, हर पुरानी चीज को. लेकिन सर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इसी साल का है, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है, तो इसको एडजस्ट नहीं करोगे. ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेक्युलेटिव लॉस ऐड बैक कर दो. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, सर ये आप पुरानी चीजों को आगे बढ़ा रहे हो. पर मेरे को बताओ, ये तो सिर्फ 1/5 है ना सर, इतना तो अलाउ होता है ना, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ऐड बैक नहीं करोगे. और हेड ऑफिस एक्सपेंस को भी ऐड बैक कर दो. ये सब ऐड बैक करके सर आपको आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा तीनों साल का, उसका एवरेज निकालो.
क्या निकालोगे आप उसका एवरेज, उस एवरेज का 5% आपको अलाउ होगा, और एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर व्हिच एवर इज लोअर। एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर इस बार का कितना है, 185 करोड़, तो 1 करोड़ 85 लाख, तो आपको व्हिच एवर इज लोअर अलाउ होगा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो सर? आप इसको खुद से सॉल्व करोगे राजा, इसमें कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना है, वो पूरा सेम चीज है जो आप वहां पे करते हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, जो बाकी क्वेश्चंस में नहीं था सर। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग के एक अमेंडमेंट पे है, सेफ हार्बर रूल्स पे। 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों के लिए स्टैट्यूटरी अपडेट्स लाऊंगा कि सेफ हार्बर रूल्स क्या आया है। उस सेफ हार्बर रूल्स को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन मैं उस अपडेट के साथ ही आप लोगों को करा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो DTAA का इजी क्वेश्चन है, आप इसको सेल्फ सॉल्व कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। कोई नया पॉइंट नहीं है सर, मैं बता सकता हूँ, नहीं भी करे तो कोई खास बात नहीं। ठीक है राजा, ये पूरा आप लोगों का आरटीपी का डिस्कशन हो गया सर इन 30 मिनट्स। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू सर। दुआ करूंगा जो भी बच्चा यहाँ तक देखा है, आई आई वुड प्रे कि जो भी बच्चा सर इस वीडियो को लाइक करेगा, उसको प्लीज डायरेक्ट टैक्स में एग्जेम्पशन दिला देना। ये एक तरीका है जहां मैं सिर्फ आप लोगों को आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, अच्छी चीजें हो जाएगी। सर डायरेक्ट टैक्स में एग्जेम्पशन लाना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तो या तो सही चीजें सही होती है या गलत होता है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं बचता है, तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जितने भी बच्चे यहाँ तक देखे, आई वुड रिक्वेस्ट यू तहे दिल से एक बार आप कमेंट में अपने लिए लिखो सर, आई विल गिव माई 200% इन जैन 26 अटेम्प्ट। मैं अपनी जान झोंक दूंगा, ये तुम लोग कमेंट्स में लिखो, ताकि जो है आप अच्छे से मेहनत कर सको। बार बार इस चीज को बोलोगे ना सर, तो अंदर से ही आवाज आएगी। ठीक है रजा, चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, उम्मीद करता हूँ ये सेशन हेल्पफुल रहा। अंटिल देन सी यू, दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, कीप गोइंग, बाय बाय।